हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी की 1 से 14 फरवरी तक की बैंकिंग अवेयरनेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ सर्वे हैं जो करवाए हैं, फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे, यानी आगे की तरफ, यानी जो आने वाला समय है उसमें ये काम आएंगे, तो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे इन्हें बोलते हैं। तो कौन कौन से सर्वे हैं? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, ओबिकस सर्वे, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, बैंक लैंडिंग सर्वे और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। तो ये 7 सर्वे हैं, सातों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 8 फरवरी का सर्कुलर है। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये हर 2 महीने के बाद आता है। तो जनवरी में किया गया था, और क्योंकि जनवरी में किया गया था, ये 2 से 11 जनवरी, तो रिपोर्ट आते आते फरवरी हो गया। इससे पिछली बार ये नवंबर में किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट दिसंबर में आई थी। यानी अगला वाला जो किया जाएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद होता है, तो अगले वाला किया जाएगा कब? मार्च में, और उसकी रिपोर्ट कब आएगी? अप्रैल में। ठीक है, तो हर 2 महीने के बाद रिपोर्ट आती है और हर 2 महीने के बाद किया जाता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या बताता है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे है, जो ये बताता है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, यानी आप और हम जैसे लोग, वो इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं। तो 19 शहरों में किया गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने शहरों में किया जाता है? 19 शहरों में किया जाता है। 19 शहरों के लोग होते हैं, 6,000 से ज़्यादा लोग थे, और 2 से 11 जनवरी तक ये किया गया था। तो इसमें हम उनसे 2 चीज़ें पूछते हैं। एक, करंट परसेप्शन, यानी आज आपकी इकोनॉमी को लेकर क्या सोच है, क्या परसेप्शन है, देश में क्या हो रहा है। और 1 साल बाद आप क्या सोचते हैं, यानी 1 ईयर अहेड के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और फिर जो है एक स्कोर निकाला जाता है। अगर 100 से कम है स्कोर, तो मतलब नेगेटिव यानी पेसिमिज्म है, और 100 से ज़्यादा है तो मतलब ऑप्टिमिज्म है, यानी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। तो आइए देखते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कैसा रहा। इसमें 2 इंडेक्स निकलते हैं। एक, अभी की सिचुएशन कैसी है, करंट सिचुएशन कैसी है, उसको लेकर लोगों से 6,000 से ज़्यादा लोगों से सवाल पूछे गए। तो उसमें जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। जब ये सर्वे हमने नवंबर में करवाया था, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आया था, तब इसकी वैल्यू थी 92.2, और अभी जो जनवरी में करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अब फरवरी में आई है, तो उसकी वैल्यू है 95.1, यानी लेटेस्ट वैल्यू है 95.1। 100 से कम है, यानी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है अभी की करंट सिचुएशन को लेकर वो है नेगेटिव, क्योंकि 100 से कम है। 1 साल बाद आप क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कैसी होगी, उसको लेकर जो लेटेस्ट स्कोर है, जब नवंबर में करवाया था तो 120.6 था, और अभी जो करवाया है जनवरी में तो 123.1 है, यानी 100 से ऊपर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में लोगों से पूछते हैं? हम इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है अभी देश में, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अभी आप प्राइस लेवल वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इनकम कैसी है, कितना आप खर्च करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं। और फिर हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी की जो परसेप्शन है वो स्कोर है 95.1, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 95.1। और जो 1 साल बाद की जो इंडेक्स की रिपोर्ट है वो कहती है कि स्कोर है 123.1। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे सर्वे पे, जिसका नाम है हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। ये भी हर 2 महीने के बाद होता है। तो नवंबर में हुआ था पिछली बार, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर में आई थी, और अब जनवरी में हुआ, जिसकी रिपोर्ट जो है अब आई है। ये भी 2 से 11 जनवरी को हुआ था, 19 शहरों में हुआ था। इसमें भी 6,000 से ज़्यादा लोग थे। और इसमें हम ये पूछते हैं घरों से, हाउस होल्ड से ये पूछते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है, आपको क्या लगता है। अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि असली में इन्फ्लेशन कम है कि ज़्यादा है। अगर लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो सामान नहीं खरीदेंगे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा नहीं करेंगे, वो अपना पैसा बचा के रखेंगे, उन्हें लगेगा महंगाई ज़्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए रेपो रेट में कट करती है आरबीआई, इस उम्मीद में करती है ना कि ग्रोथ होएगी। रेपो रेट जब हम कम करते हैं तो मतलब ग्रोथ होएगी, क्योंकि लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग बैंकों से लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उन्हें पैसे को खर्चेंगे, खर्चेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ भी होगी। इन्फ्लेशन भी होगी लेकिन ग्रोथ भी होगी। तो ये फंडा रहता है रेपो रेट जब हम कट करते हैं। लेकिन अगर लोगों को लगता है महंगाई ज़्यादा है, तो आप कितनी भी रेपो रेट को कम कर लो, डिमांड नहीं बढ़ेगी। आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो सिस्टम में रेपो रेट कम करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई बनाती है,
उससे पहले ये सर्वे कराती है। अब फरवरी के पहले हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए उससे पहले जनवरी में हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे कराया गया था, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी 2 महीने में एक बार आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिस महीने के पहले हफ्ते में होती है, उसके पिछले महीने में ये सर्वे कराया जाता है, ये देखने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो आपको बताता हूँ, देखिए क्या सोचते हैं। अब इसमें दो वो निकाला गया, लोगों से ये पूछा गया अभी आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन कितनी है। जब 6000 लोगों से पूछा गया तो उसका जो स्कोर आया इंडेक्स का वो है 8.1%। ठीक है, लोगों को ये लगता है अभी जो करंट जो इन्फ्लेशन है वो 8.1 है। फिर लोगों से पूछा गया 3 महीने बाद इन्फ्लेशन कितना होगा आपको लगता है, तो उन्होंने कहा 9.2। और उनसे पूछा 1 साल बाद कितना होगा, तो उन्होंने कहा 10%। तो ये इसमें बताया गया, राइट। तो लोगों से जो हाउस होल्ड है उनसे पूछा जाता है कि उनके जो हिसाब से इन्फ्लेशन है वो कितनी है। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरे सर्वे पे, जिसका नाम है ओबिकस सर्वे। ओबिकस सर्वे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, मैंने खुद देखे हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है ओबिकस सर्वे कौन से सेक्टर के लिए करवाया जाता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए करवाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब आपने फैक्ट्री लगाई है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी उत्पाद को या गुड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये 63rd टाइम जो है अभी अभी हुआ ओबिकस सर्वे। और ओबिकस सर्वे कौन करवाता है, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओबिकस सर्वे को करवाता है। ओबिकस सर्वे कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं उस पर मैं आता हूँ। तो ये फुल फॉर्म में ही है एक्चुअली, कौन सी 3 चीज़ें हैं। ओबिकस, ओबी मतलब होता है ऑर्डर बुक्स, आई मतलब होता है इन्वेंट्री, और CUS मतलब होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और एस से सर्वे। तो 3 चीज़ें हैं, तीनों को थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्डर बुक क्या होता है, कोई फैक्ट्री है, मान लो कोई फैक्ट्री अगर वो जूते बनाती है यानी शूज़ बनाती है, और उसकी 1 साल में 1 लाख जूते बनाती है। ठीक है, 1 लाख जूते बनाने की कैपेसिटी है उसकी, मतलब मैक्सिमम वो 1 साल में 1 लाख जूते बना सकती है। उसको कितना ऑर्डर मिला, उसकी ऑर्डर बुक है वो, यानी अगले 1 साल में मान लो उसे 25,000 जूतों का ऑर्डर मिला, तो वो उसकी ऑर्डर बुक है। ठीक है। इन्वेंट्री मतलब आपने अपने गोदाम में कितना सामान रखा हुआ है, आपने अपने वेयर हाउस में, गोदाम में, या गैरेज में, या जहां भी आप स्टोर करते हैं, तो आपके पास स्टॉक कितना है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब इन्वेंट्री भी 2 तरह की होती है, एक रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आपने कितना रखा है, और एक बनने के बाद। जैसे मान लो जूता अगर कपड़े से बनता है, तो जूता बनाने वाला जो चमड़ा है या कपड़ा है वो आपके पास कितना है, वो इन्वेंट्री। और जूते बनाने के बाद जब जूते रखे हैं, यानी फाइनल फिनिश्ड गुड जिसे बोलते हैं, जो फिनिश्ड गुड है बेचने लायक, वो आपके पास उसकी इन्वेंट्री कितनी है। ये दोनों हमें काफ़ी कुछ बताता है, राइट। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब मान लो कोई एक कंपनी है, वो 1 लाख जूते बना सकती है, लेकिन वो बना रही है सिर्फ 40,000, तो उसकी वो 40% कैपेसिटी यूज़ कर रही है, 60% उसकी कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही है। ये भी हमें इकोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। क्या बताता है, मान लो एक एक करके देखते हैं। मान लो ऑर्डर बुक, अगर मान लो कंपनी के पास ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, लोग खरीद रहे हैं, तभी तो ऑर्डर मिल रहे हैं फॉर। और इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अच्छी है, मतलब सप्लाई चेन ठीक है ना। लेकिन अगर कोई वॉर होता है, मान लो कोई यूक्रेन रशिया का वॉर था जब, तो रॉ मटेरियल वगैरह मुश्किल से मिल रहा था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाते हैं किसी वॉर के समय या किसी और कारण से। तो आपके पास फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, अगर फिनिश्ड गुड अच्छे हैं, मतलब आप बना रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी भी यूटिलाइज कर रहे हैं और आपके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो रॉ मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा है और फिनिश्ड गुड्स कम है, मतलब आपने रॉ मटेरियल तो जमा कर लिया, लेकिन आपको ऑर्डर अच्छे नहीं मिल रहे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आपका कम है, मतलब अभी डिमांड कम है मार्केट में, तभी आप कम बना रहे हैं। अगर आप मान लो 1 साल में 40,000 जूते बना रहे हैं, उससे ज़्यादा बना ही नहीं रहे हैं, तो डिमांड नहीं है मार्केट में, तभी नहीं बना रहे। डिमांड होती तो आप पूरे 1 लाख की कैपेसिटी है तो आप कैपेसिटी रीच करते, राइट। तो इस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आरबीआई ने ओबिकस सर्वे की शुरुआत करी थी सन 2008 में। 2008 से जो है ओबिकस सर्वे करवा रही है। तो ओबिकस सर्वे जो होता है वो कितने टाइम में होता है, क्या ये भी 2 महीने के बाद होता है, नहीं, ये क्वार्टरली है, हर 3 महीने में होता है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ये सर्वे कवर करता है, दोनों कंपनीज को कवर करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए बस, पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। और उसके हिसाब से फिर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जज करने की कोशिश करते हैं।
तो अब जैसे यहाँ पे ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में इसने बात की, ग्रोथ इन न्यू ऑर्डर, नए ऑर्डर वगैरह कितने मिल रहे हैं उसके बारे में जो है बात की। रॉ मटेरियल और जो सेल्स का रेशो है वो हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। अगर मान लो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और सेल्स कम है तो ये रेशो बढ़ जाएगी। अगर रॉ मटेरियल आपके पास काफ़ी कम है और सेल ज़्यादा है मान लो, तो फिर आप ये रेशो कम हो जाएगी, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। फिर इन्वेंट्री टू सेल्स रेशो, जैसा मैंने बताया आपके पास गोदाम में अगर सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है और सेल्स नहीं हो रही तो ये रेशो बढ़ जाएगी। तो अगेन इन सब चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी हमें पता चल जाती है, राइट। इनफैक्ट इससे हमें कई बार इन्फ्लेशन के बारे में भी पता चलता है। जैसे इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। ये आपने इकोनॉमी के कंसेप्ट पढ़े होंगे। डिमांड पुल मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें कॉस्ट पुश में ये होता है, मान लो लेबर महंगी हो गई तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई ना, सामान जो बना रहे हो, जो आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हो उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली चीज़ महंगी हो गई। डिमांड की वजह से महंगी नहीं हुई, आपका या तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया। रॉ मटेरियल महंगा कब हो जाता है, या तो रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है या कोई वॉर वगैरह हो जाती है। वॉर वगैरह में क्या होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के दो मुख्य कारण होते हैं, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सर्वे पे, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। इसमें जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं लोग उनके सेंटीमेंट कैसे हैं, यानी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन उनके सेंटीमेंट हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम जो डिमांड कंडीशन कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसे हैं, प्राइस सिचुएशन कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका बिजनेस क्लाइमेट कैसा है और हम उसका क्वालिटेटिव असेसमेंट करने की कोशिश इसमें करते हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे इसे बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे हमने 104वीं बार अभी कराया और ये भी क्वार्टरली होता है, ठीक है। इसमें भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे पूछते हैं अभी का वो असेसमेंट क्या है आपका और बाद का असेसमेंट क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर से पूछा गया तो उन्होंने कहा डिमांड ठीक है, यानी जो Q3 खत्म हुआ है, Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2023, उसमें डिमांड पॉजिटिव थी, ठीक थी। तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन भी ठीक था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पेंडिंग ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन ठीक थी, राइट। लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल थोड़ा सा कंसर्न है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, सैलरी वगैरह वो थोड़ा सा कंसर्न है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो थोड़े से बढ़े हैं दोनों, राइट। तो इस तरह से वो पूछा जाता है उनमें, आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। फिर उनसे पूछा गया आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है चौथे क्वार्टर के लिए। हम अभी चौथे क्वार्टर में ही हैं, जनवरी फरवरी मार्च 2024 में है। तो चौथा क्वार्टर जो है इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर, उसके लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैन्युफैक्चरर्स ने कहा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, डिमांड अच्छी रहेगी हमें लगता है, राइट। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो इस तरह से अगेन स्कोर आता है इसमें बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स, यानी अभी का। तो अभी का जो है स्कोर वो, तो अभी का यानी थर्ड क्वार्टर जब खत्म हुआ तो 113.9, 113.9। और क्वार्टर 4 को लेके क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो था 130.3। क्लियर, यानी बिजनेस एक्सपेक्टेशन 130.3 ऑप्टिमिस्टिक है और बिजनेस असेसमेंट भी ऑप्टिमिस्टिक है 113.9। अब हम बात करते हैं अगला सर्वे, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यानी कि जो प्रोफेशनल फॉरकास्टर होते हैं, फॉरकास्टिंग करना मतलब क्या होता है, फॉरकास्टिंग करना मतलब पूर्वानुमान करना, भविष्य की चीज़ अभी ही कोशिश करना जानने की। जैसे हमारा जीडीपी कितना ग्रो होगा, हमारी इन्फ्लेशन कितनी रहेगी, है ना, ये सब चीज़ें, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। तो ये जो सर्वे होता है प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स का, ये सितंबर 2007 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करवा रही है। अभी 86 टाइम ये हुआ था, 45 लोग थे इसमें जिन्होंने एनालाइज करी चीज़ें। तो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितना एक्सपेक्टेड है, रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 7% एक्सपेक्टेड है। इस सर्वे के हिसाब से 7% एक्सपेक्टेड है 2023-24। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे इस सर्वे के हिसाब से, आपसे पूछेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से, वो एक अलग होता है। ये सर्वे अलग होते हैं। सर्वे में जो बोल रहे हैं, सर्वे में अब ये 45 लोगों ने जो सोचा हमारा कितना जीडीपी ग्रो करेगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन ये सर्वे जो होते हैं आरबीआई को काफ़ी कुछ बताते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं एक बार देखने। अब जैसे इस सर्वे के हिसाब से कह रहा हूँ फिर से कि रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, जो खत्म होने वाला है, वो 7% होगा, राइट। तो इस तरह की बातें इसमें की गई। जैसे रियल जीडीपी
हमारा 7% होगा इस वित्तीय वर्ष में, और अगले साल हमारा 6.5% होगा। तो इसकी फॉरकास्ट की गई। फिर जीवीए ग्रोथ कितना होगा? जीवीए क्या होता है? जीडीपी माइनस कंजम्पशन। तो जीवीए हमेशा ऑब्वियसली जीडीपी से कम ही होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो 6.8% होगा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में, और 6.3% होगा हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर में। फिर अलग अलग सेक्टर वाइज भी इन्होंने बताया कितना हम जीवीए ग्रोथ और कितना हम वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में। आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है सर्विसेज सेक्टर। फिर इसमें इन्फ्लेशन वगैरह का फोरकास्ट भी किया गया क्वार्टर वाइज, लेकिन इतना हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है। जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन दोनों जो हैं प्रोजेक्ट की गई। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सर्वे पे। वंस अगेन मैं बता दूं आपको, ये जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह है ये सर्वे के हिसाब से हैं, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक लैंडिंग सर्वे, इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उनका सर्वे होता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई लोन डिमांड कैसी है आपकी, राइट। जो बड़े बड़े सेक्टर हैं जो आपसे हमेशा से लोन बहुत ज़्यादा लेते रहे हैं, वहाँ से कैसी डिमांड आ रही है, ये सब क्वेश्चन बैंकों से पूछे जाते हैं। तो इसमें अगेन असेसमेंट किया गया थर्ड क्वार्टर का जो भी खत्म हुआ था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, और पूछा गया आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फोर्थ क्वार्टर से जो भी चल रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च 2024। तो इसमें क्या क्या कहा उन्होंने? जैसे बैंकों ने कहा कि भाई देखो लोन तो ठीक आ रहा है, लोन डिमांड अच्छी आ रही है मेजर सेक्टर से, और उन्होंने कहा कि हम लोन डिमांड जो आ रही है मेजर सेक्टर से उसमें इंप्रूवमेंट ही देखते हैं, मतलब हमें नहीं लगता वो कम होगी। तो वो चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, लोन डिमांड जो है रिलेटिव। इसमें ये देखिए, ये है थर्ड क्वार्टर में जो वैल्यू है, यानी अभी का जो असेसमेंट है, तो 44.2, और अगले क्वार्टर की अगर बात करें यानी जो अभी चल रहा है, तो वो 48.2 उनकी एक्सपेक्टेशन, यानी लोन डिमांड मेजर सेक्टर से अच्छी रहेगी ऐसा उनका कहना है। अब हम बात करते हैं अगला सर्वे, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो हमने बात कर ली, अब सर्विस सेक्टर की भी बात कर लें। सर्विस सेक्टर के लोगों से पूछें कि भाई क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए, और मतलब आगे के लिए, और अभी का असेसमेंट क्या है। तो ये 39th टाइम हमने किया। तो क्वार्टर 3 जो था इस फाइनेंशियल ईयर का जो खत्म हुआ, सर्विसेज सेक्टर ने जो जो बातें कही वो इसमें लिखी हैं, और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है यानी फोर्थ क्वार्टर के लिए, तो मैं आपको वो मतलब ठीक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको सर्वे को मैंने नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बस आप ये याद रख लीजिए ये सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे भी क्वार्टरली होता है, और इसमें सर्वे जो होता है वो सर्विसेज कंपनीज का होता है। बस 528 सर्विसेज कंपनी है जिनका सर्वे इसमें किया गया। बस तो ये सारे सर्वे थे, इनका बस एक बेसिक आइडिया जो है आपको होना चाहिए। फिर एक 6 फरवरी का सर्कुलर है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक का। ये बसमत नगर महाराष्ट्र का बैंक है, सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बसमत नगर जो है महाराष्ट्र के हिंगोली में आता है। हिंगोली न्यूज़ में क्यों आया था वैसे, क्या हो रहा है हिंगोली में? हिंगोली में लीगो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो ऑब्जर्वेटरी हिंगोली महाराष्ट्र में सेटअप की जा रही है। तो जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया। फिर एक 9 फरवरी का सर्कुलर आया था जिसमें सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का नया इशू आया है, सीरीज 4। इशू प्राइस कितना है? 6,263 रुपये। अगर आप 1 ग्राम सोना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6,263 रुपये आपको अपनी जेब से देने होंगे, 6,263। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 50 रुपये पर ग्राम आपको कम देना पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसमें 50 रुपये माइनस कर लो, तो ये हो गया 6,213 रुपये पर ग्राम। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड अगर आप डिजिटली परचेज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, 50 रुपये पर ग्राम आपको कम देना होगा। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ये स्कीम कब आई थी? 2015 में आई थी, नवंबर 2015। और आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो आप मैक्सिमम 4 किलो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम है सबके लिए, मिनिमम किसी के लिए भी वो नहीं है, 1 ग्राम मिनिमम है, इससे कम नहीं। आप सोचे मैं आधा ग्राम खरीद लूँ, नहीं, मिनिमम 1 ग्राम। और मैक्सिमम इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलो, और अगर आप कोई बहुत बड़े ट्रस्ट या कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 20 किलो तक आप जा सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 8 साल, और 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्लियर? इसमें आपको 2.5% ब्याज भी मिलता है, 2.5% हर साल पर एनम आपको ब्याज मिलता है जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट उस पर। और अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड कर लिया, 8 साल तक अगर आपने होल्ड कर लिया, तो फिर आपका कैपिटल गेन फ्री हो जाता है। मान लो आपने 60 लाख रुपए का सोना खरीदा और 8 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, मतलब आपको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ,
मुनाफा हुआ, इस 40 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना अगर आपने पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड करा है तो ये सबसे बड़ा फायदा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कि आपका जो कैपिटल गेन होता है वो माफ हो जाता है अगर आपने पूरा मैच्योरिटी तक उसको होल्ड किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो यूपीआई है वो हमने कनेक्ट किया है मॉरिशस और श्रीलंका के साथ। तो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रणिल विक्रमसिंघे, उनके साथ मिलकर हमने लॉन्च किया रुपे और यूपीआई कनेक्टिविटी भारत और मॉरिशस और भारत और श्रीलंका के बीच में। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज में हमने लॉन्च करा है अभी। मॉरिशस और श्रीलंका 12 फरवरी का सर्कुलर है, 15 फरवरी का सर्कुलर है। वैसे तो मैंने 1 से 14 फरवरी तक बनाया ये वीडियो, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं 15 फरवरी का भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो रूपी कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ का बैंक है? ये पुणे का बैंक है, रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये सेकंड शेड्यूल आरबीआई का जो है 1934 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेकंड शेड्यूल में अगर आपको जगह मिलती है तभी आप एक शेड्यूल्ड बैंक है, लेकिन इससे उसे निकाल दिया है। उसे इसका लाइसेंस तो आज से 2 साल पहले कैंसिल हो गया था इस बैंक का। अब जो है इसे सेकंड शेड्यूल से भी निकाल दिया गया है, यानी अब ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गया है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट के ऊपर उधार नहीं ले सकता। अब हम बात करते हैं आरबीआई के एक सर्कुलर 15 फरवरी को आया। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया, आरबीआई ये कह रही है, आरबीआई ने नाम नहीं लिया किस कार्ड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अनऑथोराइज्ड पेमेंट मत करिए। देखिए क्या है, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट वो कहती है आप इस कार्ड से पेमेंट अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। तो ये कार्ड कंपनी क्या कर रही थी, बीच में एक इंटरमीडियरी कंपनी, मान लेते हैं इसका नाम है एबीसी, इस कार्ड से आप एबीसी को पेमेंट करिए और एबीसी से इस वेबसाइट को कर दीजिए, ये काम हो रहा था। लेकिन ये आरबीआई के खिलाफ है। आरबीआई ने कहा है कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसका सेक्शन 4, उसके तहत आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है आरबीआई से, आप अपनी तरफ से ये नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं आप कोई गेमिंग वेबसाइट है उस पर पे करना चाहते हैं और वहां पे वो कहता है कि भाई हम जो है पेमेंट इससे नहीं लेते, ठीक है, इस कार्ड नेटवर्क से नहीं लेते, मान लेते हैं हम वीजा से नहीं लेते। तो वीजा ने क्या किया, एक बीच में इंटरमीडियरी कंपनी एबीसी, उसके पहले आप वीजा से इसको कर दो और ये फिर इसको कर देगी, लेकिन ये आप नहीं कर सकते, आरबीआई ने अलाउ नहीं किया। क्यों? इसके कई कारण है, एक तो ये अलाउड ही नहीं है, दूसरी बात अगर आप किसी ऐसे इंटरमीडियरी कंपनी में पैसा पूल कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। कोई भी एक इंटरमीडियरी बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को किसी भी अकाउंट में पूल नहीं कर सकता अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। चलिए अब मॉनेटरी पॉलिसी पे आते हैं। तो पहले लेटेस्ट पॉलिसी रेट देख लेते हैं। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, 6 मेंबर थे मॉनेटरी पॉलिसी के, 5 ने कहा कि स्टेटस को यानी वही रखो और एक ने बस कहा मॉनेटरी पॉलिसी में कि रेपो रेट को कम कर दो। इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है तो थोड़ा ग्रोथ पे अब ध्यान देते हैं, इन्फ्लेशन अब जो है काफ़ी कंट्रोल में है। तो पॉलिसी रेपो रेट हमारा जो है 6.5% वही है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट भी 6.75 और रिवर्स रेपो रेट 3.35। सीआरआर एसएलआर भी वही है, सीआरआर 4.5% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 18% की है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? सीपीआई इन्फ्लेशन तो आपको पता है रिटेल इन्फ्लेशन जो होती है, और होलसेल इन्फ्लेशन को बोलते हैं डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई वाला ही है, बस इसमें हम फूड और एनर्जी के जो प्राइस हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, और फूड और एनर्जी के जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जैसे अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा सा चिंता थी, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी चिंता थी आरबीआई को, क्योंकि जो वेजिटेबल्स वगैरह महंगी हो गई हैं काफ़ी पिछले कुछ टाइम में, उस वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। बाकी सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में दिख रही, राइट। मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन आरबीआई के हिसाब से कितनी है। 2 से 6% के बीच में अगर सीपीआई इन्फ्लेशन है तो वो ठीक मानी जाती है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एवरेज ले लो तो 4% के आसपास रहनी चाहिए इन्फ्लेशन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी सी, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल यानी कि एनर्जी दोनों को काउंट करते हैं, और तो हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। कभी फ्यूल प्राइस बढ़ जाते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और आरबीआई ने कहा कि मतलब
सब कुछ सेम है, मतलब 5-1 मेजॉरिटी थी इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीडीपी की। आरबीआई के हिसाब से हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा। मैंने आपको एक आरबीआई का सर्वे बताया था ना, मैक्रो पैरामीटर जिसमें हम कंसिडर करते हैं वो वाला सर्वे, यानी सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स, राइट। जो प्रोफेशनल फॉरकास्टर हैं ये आरबीआई के बाहर के लोग होते हैं, वो सर्वे कराते हैं आरबीआई के बिहाफ पे, आरबीआई नहीं करता। तो उसमें 45 लोगों ने सर्वे किया था, वो 45 बड़े बड़े लोग थे, कोई ब्लूमबर्ग से था, कोई कहीं से था। खैर उनके 45 के नाम आपको नहीं पता होने चाहिए, बस वेबसाइट पे लिखे थे तो मैंने एक बार पढ़ लिए थे, तो मुझे पता है वो कौन लोग हैं 45। अब उनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एनोनिमस रहना चाहते हैं, मतलब अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक ग्रोथ, अब मैं उसमें तो कहा था 7% ग्रो करेंगे, लेकिन ऑफिशियल आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है, इनफैक्ट ये हमारे एनएसओ ने भी यही डेटा दिया है, 7.3% हमारी ग्रोथ होगी। 7.3% की हमारी ग्रोथ होगी अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 उसमें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हमारी ग्रोथ कितनी होगी? हमारी ग्रोथ होगी 7.3%। ये एनएसओ ने भी कहा है, यही आरबीआई ने भी कहा है, 7.3%। इसमें जीवीए ग्रोथ कितनी होगी हमारी? जीवीए ग्रोथ 6.9%, 6.9%। और अगेन हमारी जो ग्रोथ है ज़्यादातर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से हो रही है। कोई डाउट इसमें? यहां तक ठीक है सब? चलिए अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। एक मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी जो ग्रोथ है आरबीआई ने कहा है वो कितनी होगी, 7.3% होगी हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में। अंडरस्टूड। इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं, चलो इन्फ्लेशन। तो सीपीआई इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 जो भी खत्म होने वाला है उसमें 5.4%, 5.4%। और अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब 2024-25, उसमें 4.5%, 4.5%। अगेन दोनों ही, इस साल की भी और अगले साल की भी, इस साल की भी और अगले साल की भी जो है वो दोनों सुपरवाइजरी कंफर्ट के बीच में है, 2 से 6 के बीच में है, 2 से 6 के बीच में है। कोई डाउट इसमें? तो बस यही एक चीज है जो आपको याद रखनी है, इन्फ्लेशन के फॉरकास्ट और ग्रोथ के फॉरकास्ट दोनों। चलिए, भारत ने नेपाल राष्ट्र बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच में डील हो गई है यूपीआई के लिए। यूपीआई अब नेपाल में भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है, पैसों का हस्तांतरण, यानी पैसों को जो नेपाल भेजोगे तो आप यूपीआई से भेज पाओगे। अब एक 9 फरवरी का सर्कुलर था कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, किस किस के? प्राइवेट बैंक्स के और पेमेंट बैंक्स के, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह के गैर कार्यकारी निदेशक यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनकी सैलरी 20 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं हो सकती थी पहले। अब आरबीआई ने यह कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्रोथ में बैंक की, इसलिए अब इनकी सैलरी की लिमिट हम बढ़ा रहे हैं और अब आप इन्हें 30 लाख रुपए पर एनम तक दे सकते हो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो सैलरी है अब 30 लाख रुपए पर एनम तक जा सकती है। क्लियर? हाँ, आप 30 लाख से कम देना चाहो वो बैंक की मर्जी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 30 लाख तक जा सकती है। तो यहीं पे हमारे आरबीआई के जो सर्कुलर हैं वो खत्म होते हैं। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको पता है 2013 में आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इसमें 5 किलो पर पर्सन पर मंथ जो अनाज है वो फ्री मिलता है। हर व्यक्ति को पर पर्सन हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल जो भी वो खाता है फ्री मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों को ये मिलता है। एक कैटेगरी और होती है जिसमें बहुत ही गरीब लोग होते हैं, इनसे भी गरीब, जिनको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी। इसमें लगभग 2 करोड़ लोग हैं भारत में। इनको हर महीने 35 किलो चावल एक फैमिली एक मंथ को मिलता है। यहाँ पे 5 किलो पर पर्सन पर मंथ है, ये 35 किलो पर फैमिली पर मंथ है। इसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये जो अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी वाले जो लोग हैं, इनको शुगर सब्सिडी भी मिलती है। तो शुगर सब्सिडी इन्हें कब तक मिलेगी? इन्हें 31 मार्च 2026 तक मिलेगी। क्लियर? तो कितनी मिलेगी? हर किलो चीनी पे 18.5 रुपए की, 18.5 रुपए पर केजी पर मंथ ऑफ शुगर सब्सिडी इन्हें मिलेगी। 31 मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। कोई डाउट? तो ये आपको ध्यान रखना है।
लगभग 2 करोड़ लोग हमारे अंत्योदय परिवार के हैं। एकदम एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो 1.89 करोड़, लगभग 2 करोड़ मान लो, इतने लोग जो हैं भारत में AAY कैटेगरी में आते हैं, AAY कैटेगरी में आते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो रही है जिसमें ये फ्री मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले फ्री नहीं मिलता था, लेकिन एक और योजना सरकार ने चला रखी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जिनको पहले पैसे देने पड़ते थे, जैसे 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं या जो भी उस तरह से होता था, बहुत ही सस्ता, वो फ्री कर दिया था कोविड के बाद। कोविड के समय में ये योजना आई थी 2020 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय है हमारा वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल मिनिस्ट्री। और इसको लागू कौन करता है, यानी इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको क्रियान्वित कौन करता है? तो वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उपभोक्ता मामलों का खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय। क्लियर? तो दोनों मंत्रालय अलग अलग है। नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय और इंप्लीमेंट करता है हमारा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। अभी स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। बेसिकली क्या है, अगर आप अपैरल यानी कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत तरह की छूट, सब्सिडी वगैरह ये सब सरकार देती है। तो ये योजना जो है कब आई थी? ये योजना बेसिकली 31 मार्च 2024 तक इसको कंटिन्यू किया जाना था, राइट? पहले इस योजना को 31 मार्च 2020 में खत्म हो जाना था, फिर इस योजना को 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया था, अब इसको 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये पूछा है इसको लागू कौन करता है। अब यहाँ पे लागू पूछ रहे हैं, नोडल मंत्रालय नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर? दोनों का आंसर अलग अलग है। यहाँ पूछ रहे हैं इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इसको इंप्लीमेंट करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कर विभाग, हमारा वित्त मंत्रालय। और अगर पूछें इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो वो है हमारा कपड़ा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इसमें बहुत तरह की छूट मिलती हैं। अगर आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, तो बहुत तरह की टैक्सेस, लेवी वगैरह जो होते हैं उन पे रिबेट, आपको बहुत तरह के इंसेंटिव वगैरह सरकार देती है। तो ये योजना अब 31 मार्च 2026 तक चलेगी। अभी प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च करा एक वेब पोर्टल कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका नाम है सी केयर्स। इसको किसने डेवलप और डिजाइन करा है? इसको डिजाइन करा है CDAC ने। ये पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अधीन ये संगठन काम करता है, CDAC। इसमें अगर आप कोयले की उसमें काम करते हो, कोल इंडिया लिमिटेड या किसी भी कोल फील्ड लिमिटेड वगैरह कंपनी में, और आप प्रोविडेंट फंड वगैरह वो हैं आपके, तो पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इस पोर्टल के ऊपर। ये कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1948 में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन ये काम करता है ये संगठन। और प्रोविडेंट फंड या पेंशन वगैरह के जो क्लेम है वो सेटल हो जाएंगे आपके सी केयर्स पोर्टल पे। निर्मला सीतारमन ये इंटरिम यूनियन बजट इन्होंने 6 बार लगातार पेश करा। ये दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऐसा करने वाली। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने 6 बजट एक साथ पेश किए थे? इनका नाम था मोरारजी देसाई, और टोटल इन्होंने 10 बजट पेश किए थे, जिनमें 2 इंटरिम बजट भी थे, 1962 में और 1967 में। ये भी इंटरिम बजट मतलब अभी चुनाव है, ठीक है, अप्रैल मई अब आई गया, चुनाव होंगे, तो चुनाव में अगर मान लो PM मोदी आ गए दोबारा, मतलब तीसरी बार, तो फिर से आगे कहने का मतलब, तो फिर उनकी सरकार एक प्रॉपर बजट पेश करेगी। और अगर मान लो वो नहीं आए और नई सरकार आई, तो वो अपने हिसाब से फिर बजट बनाएगी। इसीलिए अभी के लिए एक इंटरिम, एक टेम्परेरी बजट पेश किया जाता है जिस साल आम चुनाव होते हैं उस साल। क्लियर? तो आंसर है इसका मोरारजी देसाई। इस बार बजट में कहा गया हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होगा 2024-25 में एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। सरकार की कुछ कमाई होती है, कुछ खर्चा होता है। अगर खर्चे आपके ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो डेफिसिट हो जाएगा। वो जो भी डेफिसिट होगा आप उसको हमारे GDP से डिवाइड कर दो, तो निकल आएगा फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो फाइनेंशियल ईयर जो 25 होगा उसमें 5.1% रहेगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। और इस साल कितना रहेगा, जो अब साल खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024, इसमें रहेगा 5.8%। 5.8%। इसके अलावा एक और चीज़ सरकार ने कही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना करेंगे, 11,11,111 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये वन टाइम कॉस्ट होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, ये सब। ये अमाउंट जो है रफली 3.4% ऑफ इंडियाज GDP है।
इस बार के बजट में जो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड है कितने रुपए तक की विड्रॉ कर ली गई है फाइनेंशियल ईयर 11 से फाइनेंशियल ईयर 15 तक की। इसका क्या मतलब है? ये टैक्स का बकाया है जो आपको भरना है और डायरेक्ट टैक्स डिमांड का नोटिस आपके खिलाफ चला जाता है, लेकिन 10,000 रुपये तक अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो फाइनेंशियल ईयर 11 से फाइनेंशियल ईयर 15 तो वो विड्रॉ कर लिया जाएगा नोटिस, मतलब आपको राहत मिलेगी। अब आपको वो पे नहीं करना। एक तरह से आपका 10,000 रुपये तक का जो पुराना इनकम टैक्स है जो आपने नहीं भरा वो माफ़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2010 यानी कि 2009-10 इसके लिए 25,000 तक का आपका डायरेक्ट टैक्स डिमांड विड्रॉ है, माफ़ है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 11 से 15 तक 10,000 रुपये तक का आपका माफ़ है। अब जो 1 रुपया हमारी सरकार कमाती है वो कहाँ से आता है? हर 1 रुपया, तो उसमें 28% जो आता है वो उधार से आता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार, किसी दूसरे देश से उधार, 28% हमारे बोरोइंग हैं। 19% दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से आता है। तीसरे नंबर पे जीएसटी से 18% आता है। 17% कॉरपोरेशन टैक्स, 5% एक्साइज ड्यूटी, 4% कस्टम टैक्स, 7% नॉन टैक्स रेवेन्यू और 4% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। और जो हर 1 रुपया भारत सरकार कमाती है वो खर्च कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों में बढ़ता है 20% और इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ, राज्यों में जो स्टेट का शेयर होता है टैक्सेस में उसमें 20 और इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसमें 20। अगर आपसे पूछें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है उसका कितने % स्टेट में जाता है तो आप कहेंगे 41%। ये 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात हो रही है। ये जो सरकार की कमाई है, ये जो 1 रुपया आ रहा है, ये सिर्फ टैक्स से नहीं आ रहा, ये बोरोइंग से भी आ रहा है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट से भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों से आ रहा है ये, राइट। तो ये सिर्फ टैक्स की बात है जो 41% है। तो वो जो 1 रुपया है जो हर जगह से मिला के आ रहा है उसमें से 20% राज्यों को जाता है और 20% इंटरेस्ट पेमेंट। अब इतना ज़्यादा अगर उधार ले रहे हैं तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो उस ब्याज की पेमेंट है 20%। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। उसमें 8% खर्चा होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार खर्च करती है, उनमें 16% होता है। रक्षा में 8%, डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6% और पेंशन में 4%। तो ये हमारे मुख्य खर्चे हैं भारत सरकार के हर 1 रुपये कमाई में। ये क्लियर है आपको? अभी अभी जो बजट आया, इंटरिम बजट, उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस मंत्रालय को हुआ है? तो ये रक्षा मंत्रालय है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 6.2 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट है वो अप्रूव हुआ है। तो 6.2 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे 2.78, 2.78 लाख करोड़। तीसरे नंबर पे रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़। अगर पूछें सबसे ज़्यादा पैसा किस योजना के लिए हुआ है खर्च, जितनी भी योजनाएं हैं, तो वो मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करेगी 2024-25 में। अभी अभी कौन सा भारत का जहाज है जिसने जनवरी के महीने में 14.32 मिलियन मैट्रिक टन का सामान ढोया और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाया भारत के इतिहास में? तो ये है पैरादीप पोर्ट, जो कि जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा वहाँ पे आता है। पैरादीप पोर्ट बंगाल की खाड़ी में खुलता है, तो इसने ये रिकॉर्ड अभी अभी बनाया है। ये एक नेचुरल पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है। कोई डाउट? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ये नेचुरल पोर्ट है और एक ये डीप सी पोर्ट भी है, इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। विस्ट्रॉन, जो कि ताइवान की कंपनी है, ये 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लैपटॉप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। कहाँ पे? तो ये बेंगलोर के पास लगेगा, कर्नाटक में। तो आंसर है कर्नाटक। अभी अभी भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंद्रा में लगेगा, गुजरात में। इसमें इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 10,000 करोड़ यानी 1.2 बिलियन डॉलर। कौन कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट? ये कर रहा है कच्छ कॉपर लिमिटेड। कच्छ कॉपर लिमिटेड जो है ये अदानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडरी कंपनी है। अदानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये अभी तो 5 लाख टन यहाँ पे हर साल कॉपर बनेगा, लेकिन बाद में इसकी क्षमता 10 लाख यानी 1 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी 2029 तक। यूपीआई फॉर्मली कहाँ पे लॉन्च हुआ, कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे? तो ये है आईफिल टावर, पेरिस। इसके लिए हमने फ्रांस की एक कंपनी है लायरा, उसके साथ एग्रीमेंट करा है। यूपीआई को ये पॉपुलर करेगी फ्रांस में और बाकी यूरोप के दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर भी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है 2024 के लिए, उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट? भारत ने कंट्रीब्यूट करा है $32.89 मिलियन।
यानी आप कह सकते हैं लगभग 270-260 करोड़ रुपए के आसपास हमने कंट्रीब्यूट करा है यूनाइटेड नेशंस के जो ईयरली बजट है उसमें। और यूनाइटेड नेशंस में हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लेकर आया, जो लेटेस्ट वैल्यू है 418.77 रही सितंबर खत्म होने के बाद। साल में 2 बार आता है ये। तो मार्च 2023 में थी 395, अब है 418। इसका बेस पीरियड क्या है? बेस पीरियड है मार्च 2018 जिसकी वैल्यू थी 100। तो इसमें 5 पैरामीटर होते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में। इनकी वेटेज कितनी है? पेमेंट एनेबलर की वेटेज है 25%, सबसे ज़्यादा वेटेज है पेमेंट परफॉर्मेंस की 45%, सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 15%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड 10% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। इनमें से कौन सा पहला मेट्रो है जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन किया है? ये है चेन्नई मेट्रो। आप ओएनडीसी पे चेन्नई मेट्रो की टिकट खरीद सकते हैं या तो डायरेक्टली या फिर जो एग्रीगेटर कंपनियां होती हैं जैसे रैपिडो, नम्मा यात्री, रेड बस वगैरह उनसे भी खरीद सकते हैं। और अभी अभी आपको बता देता हूँ कि ऊना और हमीरपुर की जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन्होंने भी ओएनडीसी को ज्वाइन करा है। 5 दुकानें ऊना की और 6 हमीरपुर की। पहली बार भारत में फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो ओएनडीसी पे सामान बेचेंगी। और ओएनडीसी 2021 में लॉन्च किया था डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसे मिला है? ट्रिपल एसेट ए अवार्ड सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए ये मिला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करने वाली महारत्न कंपनी है। तो इन्होंने ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। ग्रीन बॉन्ड में जो पैसा है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में जाता है। तो इन्होंने अप्रैल के महीने में किए थे ग्रीन बॉन्ड इशू, अप्रैल 2023 में किए थे। वो थे $750 मिलियन। और जो अभी अभी इन्होंने करे हैं वो येन में करे हैं, जापानी मुद्रा येन में 61.1 बिलियन जापानी येन, राइट। जो कि अगर पैसों में भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप येन में याद रखिए 61.1 बिलियन जापानीज येन। तो ये कंपनी है REC। और REC कंपनी इसलिए भी न्यूज़ में आई थी क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को भी लागू करेगी। 1 करोड़ सोलर पावर प्लांट रूफटॉप हमें लगाने हैं जिनकी टोटल क्षमता होगी 40 गीगावाट और 1,20,000 करोड़ रुपए का लोन देगी REC। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये मिला है बीना मोदी को। बीना मोदी एक बहुत बड़ी उद्योगपति हैं और के मोदी ग्रुप की चेयरमैन हैं। के मोदी ग्रुप जिनके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे इंडोफिल ब्रांड है जो एग्रीकल्चर केमिकल ब्रांड है, या जो FMCG ब्रांड है गॉडफ्राई फिलिप्स। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आया है अभी अभी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने दिया है। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भी दिया है और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भी दिया है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो नंबर 1 रहा GVA ग्रोथ में, मतलब GVA में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका रहा भारत के? तो ये है गुजरात। फाइनेंशियल ईयर 21 में गुजरात, और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 पूछें तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो केयरफुल रहना, फाइनेंशियल ईयर 21 पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में गुजरात और फाइनेंशियल ईयर 22 में महाराष्ट्र, ठीक है। और गुजरात जो है वो नंबर 1 जब आया तो महाराष्ट्र नंबर 2 आया, और फाइनेंशियल ईयर 22 में जब महाराष्ट्र नंबर 1 आया तो गुजरात नंबर 2 पे रहा। तमिलनाडु जो है नंबर 3 पे रहा, ठीक है। तमिलनाडु वॉज 3rd, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे रहा दोनों साल, फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22। और भारत के 5 सबसे ज़्यादा GVA में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र डिपेंडिंग ऑन ईयर, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी। और ये 5 राज्य भारत की 53% कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग की GVA ग्रोथ होती है उसमें। अभी अभी जो बजट आया, सबसे ज़्यादा हम डेवलपमेंट असिस्टेंस कौन से कंट्री को देंगे? डेवलपमेंट असिस्टेंस मतलब होता है हम किस देश को दान देंगे। हम बहुत सारे गरीब देश हैं जिन्हें दान देते हैं, तो टोटल जो डेवलपमेंट असिस्टेंस हम देंगे वो है 22,154 करोड़ रुपए। इसमें भूटान का शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है। भूटान का शेयर है 2,068 करोड़ रुपए, 2068 करोड़, क्लियर। फिर नेपाल को हम देंगे 700 करोड़, ऐसे ही जो बांग्लादेश को 120 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, मालदीव को हम देंगे 600 करोड़। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स आया है, यानी जो ब्रांड है उसका सबसे अच्छा गार्डियन कौन है जो वैल्यू क्रिएट करता है। तो टॉप 10 में 7 इंडिया के व्यक्ति हैं, मतलब इंडिया या इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। नंबर 1 है हुएटेंग मा जो चाइना की कंपनी टेंसेंट के चेयरमैन है। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी रिलायंस, तीसरे नंबर पर जेनसन हुआंग अमेरिका की ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, और टिम कुक जो हैं ये एप्पल कंपनी के CEO हैं। तो ये
आप देख सकते हैं 4। फिर नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन, अनीश शाह महिंद्रा के सीईओ, शांतनु नारायण एडोब के, सुंदर पिचई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट और लीना नायर शनेल जो फ्रांस का लग्जरी ब्रांड है। तो ये हैं सबसे अच्छे ब्रांड। गार्डियन इस इंडेक्स को दिया ब्रांड फाइनेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। भारत की कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है? देश के लिए हमारी निदेशक कौन बनी है? एडीबी की तरफ से मियो ओका। तो यही पूछा है, मियो ओका किस संगठन के लिए कंट्री डायरेक्टर बनी है? तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम इसमें 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फेयर प्राइस शॉप्स पहली बार ओएनडीसी पे सामान बेचेंगी हिमाचल की। कहां से? पूरे भारत में पहली बार फेयर प्राइस शॉप ऊना और हमीरपुर, 5 शॉप्स ऊना की और 6 हमीरपुर की, उन्होंने ओएनडीसी को अभी अभी ज्वाइन किया है। कोई डाउट इसमें? और ओएनडीसी जो है उसने एक बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव भी शुरू करा था अभी। बिल्ड फॉर भारत ये भी ओएनडीसी ने शुरू किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1250 करोड़ रुपए यानी $150 मिलियन ग्रीन बॉन्ड इशू करके रेज करे हैं। और क्योंकि ये इंडियन रुपीज में करे हैं ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए, तो इनको मसाला बॉन्ड आप बोलेंगे। मसाला बॉन्ड होते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए होते हैं। तो कहां पे करें हैं? लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे करें। लग्जमबर्ग एक देश है यूरोप में जहां पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है और इसकी प्रेसिडेंट बनी है नादिया काल्विनो जो कि स्पेन की महिला है। पहली बार एक महिला यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनी है। पीयूष गोयल जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भारत राइस ब्रांड लॉन्च करा है। कितने मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ये बिकेगा? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 5 लाख टन चावल सरकार अपने खुद के पैकेट्स में बेचेगी। तो 29 रुपीज़ पर केजी होगा। पहले जब लॉन्च कर रहा था तो 25 में करा था, लेकिन फाइनली जो अमाउंट रखा गया है 29 रुपये रखा गया है। ठीक है, 5 किलो और 10 किलो के पैकेट हैं, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। 5 किलो वाला है, 10 किलो वाला। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? 3 जगह से आप इसे परचेज कर सकते हैं और अभी पहले चरण में 5 लाख टन चावल बिकेगा। तो आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं? या तो केंद्रीय भंडार, इनके आउटलेट होते हैं जगह जगह पे, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, या नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके आउटलेट से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत आटा भी बिक रहा है, 27.5 रुपये किलो उसका रेट है भारत आटा, और भारत दाल वगैरह भी बिक रही है। नीति आयोग ने कौन से कंट्री का दूतावास है, एम्बेसी है, जिसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है, एलएनजी एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल का मतलब है ट्रक। तो नेदरलैंड की एम्बेसी ने नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च करी है। वैसे भी नेदरलैंड और भारत मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर 2020 से। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है 2022 में भारत में जो ट्रक्स थे सड़कों पे वो थे 5 मिलियन यानी 40 लाख, और 2050 में इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 17 मिलियन यानी 1.7 करोड़। 4 गुना से भी ज़्यादा ट्रक हो जाएंगे, क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो सामान पहुंचाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ट्रक्स वगैरह के द्वारा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एलएनजी जो है, एलएनजी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रक्स में प्रमोट करें। क्लियर? तो ये इसने कहा, और इसमें यह भी कहा कि जो एलएनजी को प्रमोट करने के लिए कुछ तरीके इन्होंने बताए, जैसे एलएनजी की सेल पे जो वैट होता है वो हम कम करके 5% कर दें सिर्फ। इवन जो जीएसटी है वो हम इस पर सिर्फ 5% कर दें कम करके। इस तरह की कई सारी जो एडवाइस है वो इसमें की गई है। अभी अभी एक योजना लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने करी है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। मत्स्य किसान होता है मछुआरा, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही हिस्सा है, जिसमें हमारा टारगेट है 220 लाख टन हमें मछली उत्पादन करना है भारत में 2024-25 तक, और 1 लाख करोड़ का हमें एक्सपोर्ट करना है मछली को 2024-25 तक। तो 6,000 करोड़ रुपए हम इसमें खर्चा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यानी मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। 6,000 करोड़ में से 50% वर्ल्ड बैंक हमें देगा और बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह के थ्रू आएगा, प्राइवेट सेक्टर से आएगा, ऐसे आएगा। 50% लेकिन वर्ल्ड बैंक इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा टारगेट क्या है इसमें? हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम 6.4 लाख जो फिशरी सेक्टर में माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, एक तो हम उनको क्रेडिट देने के लिए सपोर्ट करेंगे, उनको लोन वगैरह देंगे 6.4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और 5500 जो कॉपरेटिव्स हैं फिशरी सेक्टर में उनको हम लोन देने के लिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने के लिए कोशिश करेंगे।
फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म पे 40 लाख जो हमारे MSE हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फिशरी सेक्टर में, हम उनको आइडेंटिटी देंगे, पहचान देंगे, राइट। तो हम इसमें बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, जैसे 1.7 लाख जॉब्स हम क्रिएट करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें 75,000 महिलाओं के लिए होंगे, फिर इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी है। तो ये सब एक योजना इनकी इसका पार्ट है। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, जिसे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बोलते हैं, तो ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिए, इस फंड में हम फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अगर सेटअप करना चाहता है तो उसको ब्याज में 3% की छूट प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं हम इसमें 3% तक का। ये फंड बना था 2018-19 तक, ठीक है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो बना था 2018-19 में बना था, कब तक के लिए? 31 मार्च 2023 तक के लिए बना था, तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 मार्च 2026 तक चलेगा ये फंड। और इस फंड में पैसा कितना रखा है सरकार ने? इस फंड में पैसा रखा है 7,522 करोड़ रुपए, यानी 7522 करोड़ रुपए इसमें रखे हैं। ONDC ने किस संगठन के साथ मिलकर डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल बनाया है MSMEs के लिए? ये इन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ मिलकर बनाया है। क्या है ये? ONDC पे MSMEs भी सामान बेचना चाहते हैं, तो उनको डिजिटली रेडी कौन करेगा? ठीक है, तो उसके लिए पोर्टल है DRC पोर्टल, यानी कि डिजिटल रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। इस पे डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी हेल्प होनी चाहिए MSMEs को, वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू करा है। इनमें से कौन सी कंपनी ने एडवांटेज इंडिया योजना बनाई है, जिसमें वो भारत के 2 मिलियन यानी कि 20 लाख भारत के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल देंगे 2025 तक? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करी है, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक और प्लान शुरू करा था भारत में, AI ODC। इसमें 1 लाख जो ऐप डेवलपर हैं भारत के, 1 लाख ऐप डेवलपर, उन्हें AI स्किल देगा माइक्रोसॉफ्ट। तो AI ODC प्रोग्राम भी माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा था। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और किस बैंक ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए MOU साइन करा है? तो ये साइन करा है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। ये सब क्या है? नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट 2011 में लॉन्च करे थे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, और वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन काम करती है। इसमें जो आप एक वेयरहाउस में सामान रखते हैं, मान लो आपने 50 लाख का सामान रखा है वेयरहाउस में, तो आपको रिसिप्ट मिल जाती है। ये ट्रेड कर सकते हो आप, इसे नेगोशिएबल होती है, आप किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकते हो। मान लो आपका 50 लाख का सामान है, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने ये रिसिप्ट भेज दी 49 लाख में दूसरे पर्सन को, यानी नेगोशिएबल है ये, राइट। तो जैसे चेक होता है, आप किसी दूसरे पर्सन के नाम काट सकते हो, वैसे ही ये रिसिप्ट का भी ट्रेड होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड आप कर सकते हो। तो पंजाब एंड सिंध बैंक अवेयरनेस फैलाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बहुत पुराना बैंक है, 1908 में ये सेटअप किया था, अमृतसर में सेटअप किया था जब किया था। तो कई लोगों ने मिलकर सेटअप किया था, भाई वीर सिंह, सुंदर सिंह मजीठिया, सरदार तरलोचन सिंह वगैरह। और ये जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, और ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट आया था 2011 में। अभी अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी, इनसे पहले थे विश्व मोहन मोहपात्रा। और आपको बता दूं कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है NPCI के? NPCI हमें UPI और IMPS जैसी सेवाएं देता है, तो NPCI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिलीप आसबे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो OPS है, उस पर लौटने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। ये है सिक्किम। भारत में आप जानते हैं NPS आ गया था, राइट। तो अब OPS, और अभी बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जो OPS पे लौट गए हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी अभी हिमाचल तीसरा राज्य था राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद जिसने अनाउंस किया था ये मूव कि वो OPS पे लौट रहा है। OPS में ये होता था कि जो आपकी लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% आपको पेंशन मिलती थी, और साल में 2 बार रिवाइज भी होता है, क्योंकि महंगाई भत्ता भी जुड़ता है, डियरनेस अलाउंस भी जुड़ता है उसमें, तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था। लेकिन OPS अनसस्टेनेबल है, सस्टेनेबल नहीं है, बहुत खर्चा इसमें सरकार का होता है। NPS कब से आया था? फिर NPS आया था 1 जनवरी 2004 से, 1 जनवरी 2004 से। क्लियर? तो सिक्किम इज द आंसर।
धर्मेंद्र प्रधान ने 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया किस इंस्टीट्यूट में? तो ये है आईआईटी भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। यहाँ पे ये बेसिकली ये चाहते हैं कि 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें और उन स्टार्टअप्स का जो वैल्यू है 100 करोड़ तक ले जाएं 2036 तक, जब ओडिशा राज्य की 100वीं जयंती होगी। ओडिशा राज्य को बने हुए 100 साल हो जाएंगे 2036 में। तो ये जो 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, ये 100 स्टार्टअप्स की वैल्यू 100 करोड़ हो जानी चाहिए 2036 तक, ऐसा इनका टारगेट है। ऐसे ही अभी एक डी लैब्स ने भी शुरू करा है। डी लैब्स किसका है? आईएसबी हैदराबाद। उन्होंने शुरू करा है बिल्ड फॉर बिलियंस, बिल्ड फॉर बिलियंस नाम का स्टार्टअप एक्सेलरेटर, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ईपीएफओ पे आपको कितना ब्याज मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में? तो 8.15 था पिछले साल, अब बढ़ा के कर दिया है 8.25%। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अधीन काम करता है ईपीएफओ। तो आपकी जो भी प्रोविडेंट फंड में जो भी आपकी सेविंग है उन पे आपको 8.25% मिलेगा। पिछले साल 8.15 था और उससे पिछले साल 8.10 था, तो लगातार जो है ये बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जो आई उसमें रेपो रेट को कितना रखा? अनचेंज रखा, सेम 6.5%। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो यही है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी। तो रियल जीडीपी ग्रोथ मैंने आपको बता दी थी, इस साल रहेगी 7.3%, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में। और अगले साल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो वो रहेगी 7% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। इन्फ्लेशन भी मैंने आपको बता दी थी, इस साल रहेगी इन्फ्लेशन जो है 5.4%, और अगले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में जो होगी वो होगी 4.5%। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 622 बिलियन डॉलर के आसपास के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। अभी कौन से राज्य की सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना में जो पेंशन अमाउंट है 500 रुपये बढ़ा दिया है? तो ये उड़ीसा सरकार में चलती है मधु बाबू पेंशन योजना। कोई नई योजना नहीं है, ये 2008 में शुरू हुई थी। तो इसमें पेंशन मिलती है, किसको मिलती है? तो अगर आप जो हैं वो आपकी उम्र 79 ईयर्स तक है तो आपको पेंशन मिलेगी 500 रुपये महीना। अब लेकिन मिलेगी 1000, ठीक है, क्योंकि 500 रुपये बढ़ा दिए तो अब 1000 मिलेगी। अगर आपकी उम्र 80 से ज़्यादा है तो कितनी पेंशन मिलती है इसमें? तो इसमें मिलती है 700 रुपये महीना, लेकिन अब आपको मिलेगी 1200, क्योंकि 500 रुपये बढ़ा दिए। और अगर आपकी उम्र 80 से ज़्यादा है और आपको साथ में डिसेबिलिटी भी है, दिव्यांगता भी है, तो पहले मिलते थे 900 और अब वो मिलेंगे 1400 रुपये। तो तीनों कैटेगरी में 500 रुपये बढ़ा दी है मधु बाबू पेंशन योजना। अब आते हैं अगले सवाल पे, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना नाम बदल के पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है? पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है पेटीएम ई कॉमर्स। पेटीएम ई कॉमर्स, और पेटीएम ई कॉमर्स ने एक कंपनी भी खरीद ली है जिसका नाम है बिटशिला। बिटशिला ये एक सेलर प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी पे, तो इसको भी खरीद लिया है। पाई प्लेटफॉर्म्स यानी पेटीएम ई कॉमर्स ने बिटशिला का अधिग्रहण कर लिया। अभी कौन से कंट्री ने अपना डोमेस्टिक कार्ड लॉन्च करा है? जयवान, जो कि डिजिटल रुपे और रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे बेस्ड होगा, यानी रुपे का कार्ड होगा ये जयवान। तो ये यूएई ने करा है, रुपे प्लेटफॉर्म पे होगा, बहुत बड़ी बात है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ ये सब एमओयू साइन करें। एक तो यूपीआई जो हमारा पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही यूएई का एक इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है AANI, आनी। यूपीआई और AANI के बीच में पार्टनरशिप हुई है, इंटरलिंक कर दिया गया है। फिर जयवान जो कार्ड है उनका यूएई का वो लॉन्च किया है रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है दोनों देशों के बीच में। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेके एमओयू साइन हुआ है। हम इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन और ट्रेड में हम सहयोग करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम कोऑपरेट करेंगे, और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो लोथल गुजरात में, उसमें भी यूएई बनाने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ, अभी जो राइट्स कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसने और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने साइन करा एग्रीमेंट आबू धाबी पोर्ट्स के साथ। अभी क्राइसिल की रिपोर्ट आई है प्रभव, तो इसने इम्पैक्ट स्टडी करा है कि जो फंड ऑफ फंड्स बनाया गया था स्टार्टअप्स के लिए उसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो आपको यह बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज करी है क्राइसिल की स्टडी रिपोर्ट जिसका नाम है प्रभव। तो प्रभव को रिलीज करा है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये कब बना था? फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप 2016 में बना था, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी 2016 में। इस फंड ऑफ फंड्स को मैनेज करता है सिडबी। किसके बिहाफ पे? डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पे मैनेज करता है सिडबी। तो इसमें यही सब बातें की गई कि स्टार्टअप जो है उनको डेफिनेटली फायदा हुआ है। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं, उनकी अर्ली फंडिंग भी फंड ऑफ फंड से हुई थी। तो इनफैक्ट 18 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बने बाद में जाके, जिनकी इनिशियल फंडिंग फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप से हुई थी। इनफैक्ट सिडबी जो है वो एक और फंड को भी मैनेज करता है, एस्पायर फंड। ये एस्पायर भी एक फंड ऑफ फंड्स है जिसे चलाता है हमारा एमएसएमई मंत्रालय। इसमें हम एमएसएमईज को सपोर्ट करते हैं, खास तौर पे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जो काम करती हैं। क्लियर? तो उसको भी मैनेज सिडबी ही करता है। और सिडबी ने एक चीज और लॉन्च करी अभी, वो क्या? सिडबी ने एक कंपनी है जोकाटा, उसके साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए संपूर्ण नाम का इंडेक्स भी लॉन्च किया था। संपूर्ण इंडेक्स, जिसमें वो 50,000 एमएसएमईज का डेटा लेंगे जीएसटीएन प्लेटफॉर्म से और उसको एनालाइज करेंगे। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका प्रेसिडेंट कौन बना है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो ये बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? और ICAI कब बना था? 1 जुलाई 1949 में। तो 2049 में 100 साल हो जाएंगे ICAI को। इसके लिए इन्होंने लॉन्च करा है विजन डॉक्यूमेंट 2049 IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर। अभी पहली कंपनी कौन सी बनी जिसका बाजारी पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ हो गया है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 35 लाख इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका बाजारी पूंजीकरण कितना है? 15 लाख करोड़। फिर HDFC बैंक 10 लाख करोड़, फिर ICICI बैंक और फिर इन्फोसिस। ये हैं भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियां बाजारी पूंजीकरण के हिसाब से। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने जो रिपोर्ट दी, डेटा दिया, नीति आयोग ने एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर्थिक रूप से पूरी तरह से तब्दीली करने के लिए प्लान बनाया है भारत के 4 शहरों का। ये 4 शहर कौन से हैं? ये 4 शहर कौन से हैं? ये हैं मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजैग। मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजैग। इज दैट क्लियर? और नीति आयोग ये चाहता है 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए और एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ये बात भी जो है आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो विजन इंडिया एट 2047 डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का कि हमें कैसे $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है 2047 तक, जब हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करा भारत मार्ट, हमने वेयर हाउस बनाया है जबल अली फ्री ट्रेड जोन दुबई में। तो ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ये DP वर्ल्ड यानी दुबई पोर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। दुबई पोर्ट मतलब DP, तो DP वर्ल्ड ने बनाया है। ये 2025 तक बनके पूरा हो जाएगा हमारा वेयर हाउस। ऐसे ही चाइना का भी एक वेयर हाउस है वहां पे जिसका नाम है ड्रैगन मार्ट। ऐसे ही हमारा वेयर हाउस है भारत मार्ट, 1 लाख स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा। अभी अभी IRCTC का चेयरमैन कौन बना है? ये बने हैं संजय कुमार जैन। IRCTC हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन काम करती है। स्वयं नाम की योजना, स्वतंत्र युवा उद्यमी यानी स्वयं शॉर्ट में, ये योजना किसने शुरू करी है? इसमें युवाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो ये योजना ओडिशा सरकार ने शुरू करी है। कितने युवाओं को टारगेट किया जाएगा? 18 से 35 साल का होना चाहिए युवा, राइट? और टोटल जो युवा टारगेट होंगे 1 लाख रूरल और 1 लाख अर्बन, यानी 2 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ओडिशा की सरकार देगी। इसके अलावा ओडिशा की सरकार ने एक योजना शुरू करी है और मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी मतलब मछुआरा, मत्स्यजीवी कल्याण योजना। तो ये क्या है? इसमें 50,000 मछुआरों को फायदा मिलेगा, जिनमें से 11,000 महिलाएं होनी चाहिए। डायरेक्टली फायदा उन्हें मिलेगा, इसका लाभ उन्हें मिलेगा, उन्हें कई तरह के इंसेंटिव, वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये है। और एक खुशी प्लस योजना शुरू करी है, इसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को। तो वो है खुशी प्लस योजना। कौन से राज्य की सरकार ने नुआओ स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करी है? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ये भी ओडिशा की सरकार ने करी है। ठीक है, नुआओ स्कॉलरशिप स्कीम।
नूतन उन्नत अभिलाषा यानी शॉर्ट में नुआ ओ। इसमें क्या है, इसमें अगर आप एक मेल स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा 9,000 रुपये साल पढ़ाई के लिए। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये साल पढ़ाई के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं या आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के बेटे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप मेल हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये साल और फीमेल है तो आपको मिलेगा 11,000 रुपये साल। तो ये योजना है नूतन उन्नत अभिलाषा। इसमें लगभग 4.5 लाख अंडर ग्रेजुएट और 32,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को फायदा इसमें होगा। UPI अभी अभी कौन से कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, तो ये मैंने आपको सर्कुलर में कवर कर लिया था। ये लॉन्च हुआ है मॉरिशियस और श्रीलंका में। जसपे और डीसेंट्रो नाम की कंपनियां, इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है RBI से। इससे पहले जोहो को भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस RBI से मिल गया था। टिंकॉफ बैंक और सेंट्रो क्रेडिट बैंक कौन से देश के हैं, इन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में भारत में रजिस्ट्रेशन मिल गया है। तो ये दोनों ही बैंक रशिया के हैं। ये टिंकॉफ बैंक एक नियो बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा नियो बैंक है। ये पूरी तरह डिजिटल बैंक जो होता है उसे नियो बैंक बोलते हैं। सेंट्रो क्रेडिट बैंक भी एक रशिया का बैंक है। तो इससे पहले अक्टूबर के महीने में एक रशिया का बैंक है सबर बैंक, उसे भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में इंडिया में रजिस्टर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी सैलरी की सीलिंग बढ़ा दी है। कितनी कर दी है, तो ये भी हमने सर्कुलर में कवर किया था। 20 लाख थी पहले, अब कर दी है 30 लाख पर एनम। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इसका चेयरमैन कौन होगा, आप जानते हैं पेटीएम कंपनी जो है पहले उसको 29 फरवरी तक का टाइम दिया गया था, अब 15 मार्च तक का दिया गया है कि वो दूसरे जो कंप्लाइंसेस है, रूल रेगुलेशन, उनको फॉलो करके आउट ऑफ ट्रबल हो सकती है। उसी को सुनिश्चित करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनी है। ये 3 मेंबर होंगे R रामाचंद्रन, M दामोदरन और MM चिताले। तो चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन होंगे M दामोदरन। ये सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं। सेबी के चेयरमैन जो हैं ये रह चुके हैं। और बाकी दोनों लोग कौन हैं, बाकी इसमें MM चिताले हैं। MM चिताले ICAI इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और R रामाचंद्रन ये आंध्रा बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो 3 मेंबर की कमेटी बनाई है पेटीएम ने। कर्नाटका बैंक ने अपना सेंटेनरी कैंपेन लॉन्च करा है, यानी 100 साल हो जाएंगे कर्नाटका बैंक को। भारत का कर्नाटक बैंक कैंपेन चलाया है कर्नाटक बैंक की ब्रांडिंग करने के लिए। तो कर्नाटक बैंक जो है 18 फरवरी 1924 को इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो इसे 100 साल हो गए हैं। क्लियर। और इसने काम करना शुरू कर दिया था 23 मई 1924 को। तो मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो आंसर है मैंगलोर। नवीन ताहिलियानी CEO बने हैं टाटा डिजिटल के। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड जो है उसके CEO बने हैं रवि कुमार झा। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO बने हैं मिस्टर H वेंकटचलम। HDFC बैंक जो है उनका हिस्सा है बहुत सारी और कंपनियों में, राइट। तो ये एग्रीगेट होल्डिंग उनकी कितनी हो सकती है, जैसे एक्सिस बैंक, सरोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब में मिला के उनकी एग्रीगेट होल्डिंग जो है वो 9.5% तक जा सकती है। ये परमिशन इन्हें RBI ने दी है। क्लियर। एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो HDFC म्यूचुअल फंड जो है उनका 2.76% वोटिंग राइट है ICICI बैंक में, 2.49% एक्सिस बैंक में, 2.23% इंडसइंड बैंक में, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में HDFC लाइफ इंश्योरेंस का है 2.92%। ऐसे ऐसे तो HDFC बैंक ग्रुप के अंतर्गत जो कंपनियां आती है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कई सारे बैंकों में। जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने जो निकल चुके, यानी अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023, इन 9 महीनों में सबसे ज्यादा कौन से सरकारी बैंक में हमें ग्रोथ देखने को मिली डिपॉजिट्स में। परसेंटेज की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि वरना तो SBI में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं इंडिया में। तो परसेंटेज ग्रोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली। क्लियर। और दूसरे नंबर पे SBI था, तो मैं आपको बता देता हूं कितनी कितनी ग्रोथ थी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिपॉजिट परसेंटेज ग्रोथ में सबसे आगे था, 17.89% की ग्रोथ 9 महीने में देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे था 12.84%। ऑब्वियसली SBI के पास जो डिपॉजिट है 45 लाख करोड़ के डिपॉजिट है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास सिर्फ 2.5 लाख करोड़ के डिपॉजिट है। तो 18 गुना ज्यादा डिपॉजिट है SBI के पास। ऑब्वियसली SBI सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, अगर वैसे देखें तो नंबर ऑफ कस्टमर्स वगैरह के हिसाब से। बाजारी पूंजीकरण के हिसाब से देखें तो HDFC बैंक SBI के भी 3 गुना बड़ा है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो। लेकिन SBI ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स इसी के पास हैं, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट भी इसी के पास हैं। तो ये क्लियर है आपको। और
तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9.53%। और चौथे नंबर पे कौन रहा? चौथे नंबर पे रहा पंजाब नेशनल बैंक, इसमें डिपॉजिट्स में ग्रोथ थी 9.1%। तो डिपॉजिट ग्रोथ एक काफ़ी जो है चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है वो एफडी या वगैरह में पैसा नहीं डालती, वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना पसंद करती है। तो बैंक को जो सबसे सस्ते डिपॉजिट पड़ते हैं वो कासा डिपॉजिट है। तो कासा डिपॉजिट सबसे अच्छे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इनके पास जितने भी डिपॉजिट हैं 50.19% कासा डिपॉजिट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ये सबसे सस्ते पड़ते हैं ना, इन पे ब्याज भी ज़्यादा नहीं देना होता। आपको सेविंग अकाउंट में कितना मिलेगा? 2.5-3% मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? तो ये सबसे सस्ते डिपॉजिट होते हैं बैंक के लिए। करंट अकाउंट में तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में फिर भी कुछ मिलता है, लेकिन कितना? 2%, 2.5-3 ऐसे ही मिलता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 50.19% के कासा डिपॉजिट है। लो कॉस्ट होते हैं, बैंक को फायदा ज़्यादा होता है इनसे, क्योंकि 2-3% पे पैसा मिल गया और आगे आप 12-13% पे लोन दोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा लोगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे था, इसके पास 48.98% जो है वो कासा डिपॉजिट है। क्लियर? अब बात करते हैं, तो एसेट क्वालिटी की बात कर रहा था मैं आपसे। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए। भारत के ग्रॉस एनपीए सबसे कम किस बैंक में है? परसेंटेज के हिसाब से ऑब्वियसली बात कर रहा हूं। तो अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ग्रॉस एनपीए हैं सिर्फ 2.04%। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं 31 दिसंबर 2023 जब खत्म हुआ तब तक। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिर्फ 2.04% ग्रॉस एनपीए हैं। और इंटरेस्टिंगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.45%। तो एसेट क्वालिटी के मामले में ये दोनों बैंक बहुत अच्छे रहे। ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूं। चलो नेट एनपीए की बात भी कर लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो। नेट एनपीए में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेस्ट रहा। इसके नेट एनपीए हैं सिर्फ 0.22%। और नेट एनपीए के मामले में जो इंडियन बैंक है वो दूसरे नंबर पे रहा, इसके नेट एनपीए हैं 0.53%। अब मैं बात करता हूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, यानी CRAR। कैपिटल एडिक्वेसी के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे अच्छा रहा। 16.85% इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा है। इंडियन ओवरसीज बैंक दूसरे नंबर पर रहा 16.80%। और तीसरे नंबर पर रहा पंजाब एंड सिंध बैंक 16.13%। 16.13%। और 9% होनी चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की। आप देखिए कितनी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं तीनों बैंक्स। तो प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी रही? Q2 और Q3 में अगर हम देखें तो उसमें जो है कई बैंक जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का ग्रोथ सबसे अच्छा था, 253% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिली। दूसरे नंबर पे था बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 62%। और तीसरे नंबर पे था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें प्रॉफिट में 60% की ग्रोथ देखने को मिली। हारून रशीद खान ये कौन से बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बने हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है पता है आपको? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है। अभी अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें चीफ एडवाइजर कॉस्ट के लिए कौन बने हैं? ये बने हैं पवन कुमार। क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई फीचर एनपीसीआई के साथ मिलकर किस कंपनी ने शुरू करा है? नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, इसका नाम है पेयू। तो एक पहले से ही एक क्रेडिट लाइन डिसाइड हो जाएगी यूपीआई में जो बैंक देंगे, तो उसमें पेयू मिलकर काम करेगी एनपीसीआई के साथ। 50 लाख शेयर खरीद लिए हैं 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है। मॉर्गन स्टैनली एशिया जो सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड है, ये अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली की ही एशिया वाली ब्रांच है। तो इन्होंने 0.8% स्टेक खरीद लिया है, 50 लाख शेयर खरीदे हैं 197 कम्युनिकेशन में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका एसबीआई कार्ड्स कंपनी में हिस्सा था 4.99%, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 5.02%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वीज़ा है या मास्टर कार्ड वगैरह, उन्हें कहा है कि जो छोटे बिजनेस हैं या जो लार्ज बिजनेस हैं, आप अगर वो अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हैं तो सिर्फ बैंक ट्रांसफर से करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। तो ये कब से लागू हो जाएगा? ये 29 फरवरी से लागू हो जाएगा। 29 फरवरी 2024 के बाद से लागू हो जाएगा। यानी कोई भी भारत की स्मॉल या लार्ज बिजनेस है, अगर वो अपने वेंडर को पे करेगी तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है कौन सी कंपनी के साथ? इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट है पैसा बाहर भेजेंगे तो वो सीधा फॉरेन एक्सचेंज में भेज सकते हैं, उसी कंट्री की करेंसी में भेज सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फ्लाई वायर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना 88th फाउंडेशन डे मनाया 10 फरवरी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक।
अभी अभी 15% हिस्सा क्रेडिट सेजो इंडिया में किसने परचेज करा है 1200 करोड़ में? तो ये जापान का एक बैंक है जिसका नाम है मिजुहो बैंक। यस बैंक ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म एक इंट्रोड्यूस करा है जिससे जो एमएसएमई है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो यस बैंक ल रेमिट के साथ काम करेगा जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। अभी अभी $300 मिलियन ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू करे हैं। कौन से बैंक ने? एचडीएफसी ने करे हैं। टोटल 750 मिलियन करेंगे ये। रेगुलेशन एस बॉन्ड इशू करे हैं। रेगुलेशन एस बॉन्ड मतलब जो अमेरिका के बाहर इशू होते हैं। तो $300 मिलियन के ऑलरेडी कर दिए हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस यानी सस्टेनेबल बिजनेसेस में ये उसको डालेंगे, उनको लोन देंगे। सस्टेनेबल बिजनेस जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह, ये सब। इज दैट क्लियर? तो ये बॉन्ड लिस्ट कहाँ पे होंगे? ये बॉन्ड लिस्ट होंगे इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, INX, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया INX बोलते हैं, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है। OECD इकोनॉमिक आउटलुक आई है रिपोर्ट। इसके हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में? हम ग्रो करेंगे 6.2%। 6.2% हम ग्रो करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 26 में हम कितना ग्रो करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रो करेंगे 6.5%। अभी अभी कौन सा बैंक है जिसने 4 नए क्रेडिट कार्ड निकाले एमएसएमईज के लिए? बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिज पावर और बिज ब्लैक। ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड जो हैं एचडीएफसी बैंक ने शुरू करे हैं एमएसएमईज के लिए। इंडियन इरेडा जिसका आईपीओ आया था अभी, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन काम करने वाली मिनी रत्न कंपनी है। ये एक होली ऑन सब्सिडरी खोलेगी जिसके लिए इसे परमिशन आरबीआई से मिल गई है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। इंडेक्स प्लस नाम का यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंडाउमेंट प्लान है, सेविंग भी है और प्रोटेक्शन भी। किसने शुरू करा है? LIC ने करा है। इंडेक्स प्लस इसका नाम रखा है। तो इसमें जब एंट्री करेंगे तो आपकी एज मिनिमम 90 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एंट्री के वक्त होनी चाहिए 50 से 60 साल, 50 या 60 डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑप्शन आप लेते हैं। मैच्योरिटी पे एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 75 से 85 डिपेंडिंग ऑन 75 या 85 डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा प्लान लिया है। क्लियर? प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम इसमें 2500 रुपये महीना मिनिमम प्रीमियम होगा, यानी 30,000 रुपये साल मिनिमम प्रीमियम होगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कौन से संगठन को 9,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग दी है? एग्जिम बैंक को दी है, क्योंकि एग्जिम बैंक के बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में ऐसे वो थे, इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, जो लोन थे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए थे। तो इस कंपनी को फ्लूइड रखने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने 9,000 करोड़ रुपया इसमें डाला है। अभी अभी किसने ये कहा है कि भारत के जो ज्वेलर हैं वो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन उनको 11 दिन की पेमेंट एडवांस में करनी होगी। तो ये आरबीआई ने कहा है। फेडरल बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च करे हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिनसे आप किसी भी मोबिलिटी, बस, मेट्रो वगैरह कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक फेयर कैलकुलेटर सिस्टम इसमें है जो ऑटोमेटिक पैसा काट लेगा। इरेडा उसने कहा है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में अब आयुष ट्रीटमेंट भी इंक्लूड की जाएगी, जैसे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा या होम्योपैथी। ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। सेबी ने कहा है कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है उनको जो मार्केट में रूमर फैल रहे हैं उनके बारे में, उनको कब तक या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या डिनाई करना पड़ेगा। तो ये 1 जून 2024 तक उन्हें करना पड़ेगा। या तो आप कंफर्म करो या डिनाई करो या वेरीफाई करो रिपोर्ट जो भी आपके बारे में रूमर फैल रहे हैं मार्केट में। इरडई ने कहा है कि फ्री लुक पीरियड कितना होगा पॉलिसीज के लिए। अब फ्री लुक पीरियड होता है आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, प्रीमियम भरा, लेकिन आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई तो 30 दिन के अंदर आप वापस कर सकते हो, पूरा प्रीमियम आपको वापस होगा। इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। तो ये 30 दिन होगा, अब से पहले 15 दिन था, इसको बढ़ा के 30 दिन कर दिया। ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का हिंदी में फरवरी का भाग 1 का वीडियो। हिंदी में मिलते हैं भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।